The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में। और मैं उपेंद्र त्रिपाठी आपके साथ में शिक्षा, मनोविज्ञान एवं बाल विकास पेडागोजी का अध्ययन करेंगे। और उम्मीद है कि आप चैनल के वीडियो को देखते हुए इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। और हम लोग आज से इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बाल विकास पढ़ेंगे। तो बाल विकास, बाल विकास क्या है? बाल विकास का मतलब गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है, या बाल मनोविज्ञान भी कहलाता है, या आप ऐसे समझ सकते हो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल मनोविज्ञान कहलाता है। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। हम अब लोग अवस्था की बात करते हैं। देखो, जैसे गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या किशोरावस्था, गर्भावस्था का टाइम होता है 0 से लेकर जन्म तक, मतलब 9 माह 10 दिन भी कह सकते हो आप इसको। 9 माह 10 दिन या 280 दिन। शैशव अवस्था का टाइम होता है जन्म से लेकर, अक्सर कैंडिडेट यहाँ पर 0 से कर देते हैं। यहाँ पर 0 से नहीं करना है। जो 0 से होता है वो गर्भावस्था में होता है। 0 से लेकर जन्म तक गर्भावस्था का टाइम होता है। शैशव अवस्था का जन्म से लेकर 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ। देखिए, 5 या 6 वर्ष और बाल्यावस्था का टाइम होता है 5 वर्ष का अंत या 6 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष का अंत या 13 वर्ष का प्रारंभ होता है। किशोरावस्था का टाइम होता है 12 या 13 वर्ष से प्रारंभ और 18 वर्ष। अक्सर कुछ छात्र ऐसे सोच रहे होंगे कि 5 वर्ष या 6 वर्ष का प्रारंभ कर दिया, कोई एक डेट होनी चाहिए। देखो, जो स्टैनली हॉल ने इस अवस्थाओं का निर्धारण करते हुए एक परिभाषा दी थी कि अवस्थाओं का निर्धारण कोई उम्र से नहीं होता, बालक की आदतों से होता है। उसमें जो विद्यमान गुण होते हैं, जो बदलते हैं, उन्हीं से अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। अगर बालक में शैशवावस्था के गुण हैं, वो भले ही 7 वर्ष का हो गया है, लेकिन वो उसकी अवस्था 7 वर्ष ही रहती है, शैशवावस्था ही रहती है। अगर बाल्यावस्था में के गुण विद्यमान हो गए हैं तो 5 वर्ष से 6 वर्ष के बाद से बाल्यावस्था के गुण आने लगते हैं, जो हम लोग आगे की क्लासों में अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था में 12 वर्ष का अंत, 13 वर्ष का प्रारंभ, फिर जो भी संवेगात्मक विकास होते हैं वो पता ही होगा, और 18 वर्ष तक के अंत तक। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था।
उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था, लेकिन जो हमें बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन करना होता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि छोटे छोटे बालकों का अध्ययन, छोटे छोटे बालकों का अध्ययन, छोटे छोटे बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है, या बाल विकास कहलाता है। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, बाल विकास क्या है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान कहलाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं छोटे छोटे बालकों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान अथवा बाल विकास कहलाता है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ हुआ, बाल विकास कहाँ से आया। सबसे पहले जो बाल विकास का अध्ययन होता था वो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही होता था। बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत ही होता रहा। 18वीं शताब्दी से एक बर्ग महोदय आते हैं, अमेरिका के निवासी थे बर्ग महोदय। इन्होंने सबसे पहले बाल विकास का यानी बाल शिक्षा बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। तो इन्होंने जब बाल विकास का अध्ययन करते समय इन्होंने कहा था कि छोटे छोटे बालकों के, जो पिछली और बता चुके हैं कि छोटे छोटे बालकों का, छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन, बालकों के व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान कहलाता है। देखो सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं, सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने वाले, सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे? बर्ग महोदय थे। सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया किसने किया? बर्ग महोदय ने किया। अब उसके बाद आते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी 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 ने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया कि अपने परिवार के, अपने पास पड़ोस के बालकों पर इन्होंने रिसर्च किया, लेकिन सर्वाधिक जो उन्होंने प्रयोग किया था अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के साथ साथ इन्होंने इसी पुस्तक के साथ एक पुस्तक लिखी, द बेबी बायोग्राफी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी? द बेबी बायोग्राफी। और अध्ययन किस पर किया? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर। तो इन्होंने क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन मनोवैज्ञानिक थे? उस मनोविज्ञान का नाम बताइए। तो कौन थे? पेस्टोलॉजी। उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया था। उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? द बेबी बायोग्राफी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि द बेबी बायोग्राफी पुस्तक किसके लिए है या किसके अध्ययन के लिए है? तो क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। तो द बेबी बायोग्राफी पुस्तक जो है वो किसके लिए है? बाल विकास के अध्ययन के लिए, बाल विकास के अध्ययन के लिए। अब इसके बाद आते हैं स्टैनले हॉल।
स्टैनली हॉल। अब स्टैनली हॉल के बारे में देखते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान का या बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया। इन्होंने बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले कौन थे? स्टैनली हॉल थे। कभी कभी क्वेश्चन ये इसमें और आता है कि इन्होंने बाल मनोविज्ञान के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण किया। देखो, मनोविज्ञान का अगर अध्ययन करेंगे आप उसमें, तो आपको ये लगेगा कि प्रश्नावली का निर्माण तो किसी और ने किया था। शायद आप सोच रहे होंगे कि आर.एस. वुडवर्थ ने किया है। बिल्कुल सही क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो आर.एस. वुडवर्थ हैं वो मनोविज्ञान के लिए हैं। और अगर बाल मनोविज्ञान की बात होती है, बाल विकास की बात होती है, तो उसका जो अध्ययन किया है वो स्टैनली हॉल ने किया। तो प्रश्नावली का निर्माण बाल विकास या बाल मनोविज्ञान में किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक। अब मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। लेकिन जब बाल मनोविज्ञान की बात आती है तो स्टैनली हॉल का नाम आता है। और सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण होता है, कौन है? स्टैनली हॉल। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि अगर मनोविज्ञान में प्रश्नावली की बात आती है तो किसने किया था? आर.एस. वुडवर्थ ने। अब देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बर्ग महोदय ने सर्वप्रथम जो बाल विकास का अध्ययन किया, उन्होंने अध्ययन करते समय एक परिभाषा दी कि छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किसने किया? बर्ग ने किया। उसके बाद आते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर किया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द बेबी बायोग्राफी। स्टैनली हॉल ने, उसके बाद आते हैं स्टैनली हॉल, इन्होंने सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्वेश्चन आता है बाल विकास का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वो थे स्टैनली हॉल। और बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली का प्रथम निर्माण किसने किया? स्टैनली हॉल ने किया। ठीक है दोस्तों, और जब बाल विकास और बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते समय क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो ने, इन्होंने कहा था 20वीं सदी, इन्होंने कहा था 20वीं सदी बालकों की सदी है, बालकों की सदी है। बीसवीं सदी बालकों की सदी है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि यहां से क्रो एंड क्रो की ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं विकास और अभिवृद्धि। विकास क्या है और अभिवृद्धि क्या है? देखो, यहां बहुत विशेष रूप से आपको देखना होगा। विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति के रंग, रूप एवं गुण के विकास को विकास कहते हैं, या इसका विकास का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है।
और अभिवृद्धि का अर्थ बिल्कुल संकीर्ण होता है। देखो समझिए आप, पहले अभिवृद्धि से समझते हैं एक बार। अभिवृद्धि, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में वृद्धि कहते हैं, उसे मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। इसे आप स्पष्ट समझ लीजिए, आपको समझ में आपको आया होगा कि जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में वृद्धि कहते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में अभिवृद्धि कहते हैं। ये देखिए अभिवृद्धि, अभिवृद्धि समझ सकते हो कि शारीरिक, और या ये समझ सकते हो कि जैसे ये कोई बालक है, अब बालक के अगर हाथों में वृद्धि हो रही है, हाथों में वृद्धि हो रही है, तो ये क्या हो रही है, इन कोशिकाओं में वृद्धि कह सकते हो, कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगा, अभिवृद्धि कहलाएगा। अगर कोई बालक आज 5 किलो वजन उठाता है, अगर वो कल 10 किलो वजन उठाए, 10 किलो वजन उठाने लगे, तो इसमें क्या हो रहा है, क्षमता में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, क्षमता में वृद्धि हो रही है। कोशिकाओं में वृद्धि और क्षमताओं में वृद्धि क्या कहलाती है, कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है, विकास, क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब यहां समझ सकते हो कि देखो यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि अगर विकास है एक व्यापक, और ये विकास के आगे अभिवृद्धि क्या है, क्या संकीर्ण है। या ऐसे समझ सकते हो जो अभिवृद्धि होती है वो शारीरिक विकास होती है। शारीरिक विकास में क्या आता है, आपका शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा और सामाजिक भी होगा। नैतिक भी होगा। जो भी विकास हैं वो सब आपके किस में आएंगे, विकास में आ जाएंगे। शारीरिक सिर्फ विकास होगा तो वो किस में आ जाएगा, अभिवृद्धि में आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो ये आपका हुआ विकास। अब विकास के अंतर्गत आपका देखो जो शारीरिक विकास आएगा, ये शारीरिक, ठीक, ये होगा एक मानसिक, ये हो गया आपका सामाजिक, ये हो गया आपका नैतिक। जो भी विकास के चरण हैं, लेकिन जो शारीरिक जो विकास आएगा ये कहलाता है क्या, अभिवृद्धि कहलाएगा। तो आप यहां से इस बात और समझ सकते हैं कि अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। अभिवृद्धि विकास में निहित होती है। यहां समझ सकते हैं विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। अब देखो विकास जो होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि क्या होती है, ये एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है।
लगभग देखा होगा आपने कि जो किशोरावस्था के अंत तक अवृद्धि बहुत ही इस अवृद्धि का जो होता है स्तर बहुत ही कम हो जाता है अभी, और आगे समझते हैं। ये देखिए अवृद्धि क्या होती है, ये लंबाई और चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है। लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि हो रही है तो क्या होगी, अवृद्धि होगी। अगर वहीं क्षमता में वृद्धि होगी, क्षमता में वृद्धि, तो वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। देखो लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें विकास नहीं हो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ मतलब अवृद्धि भी हो रही है। मतलब अगर अवृद्धि होगी तो विकास तो होगा ही, और अगर विकास होगा इसका मतलब ये नहीं कि अवृद्धि होगी। अगर मान लो किसी बालक की लंबाई बढ़ रही है आज, तो उसमें अवृद्धि हो रही है, और अवृद्धि के साथ साथ उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि के साथ साथ अगर उसमें क्षमता में वृद्धि हो रही है तो उसका विकास हो रहा है। अगर बालक आज उसका भाषाई विकास हो रहा है, अगर बालक भाषा सीख रहा है तो भाषा के साथ साथ तो उसमें अवृद्धि नहीं हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। देखो इसमें देख सकते हैं ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस लिखना चाहते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसको। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने अभी ये देखा कि यहाँ पर अवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि देखो ये है जीवन का प्रारंभिक काल, जीवन का प्रारंभिक काल, और यहां समझते हैं जीवन का अंतिम काल। जीवन का अंतिम काल, जीवन के प्रारंभिक काल में क्या होता है कि जो अवृद्धि होती है वो बहुत ही तीव्र गति से होती है, अभिवृद्धि, और जो विकास होता है वो बहुत ही न्यूनतम गति होती है। जीवन के अंतिम काल में क्या होता है कि विकास की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और अवृद्धि बहुत कम होती है। अवृद्धि बहुत कम होती है। तो ये जीवन के प्रारंभिक काल में अवृद्धि हुई, जीवन के अंतिम काल में विकास हुआ, उसके बाद अवृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं कि विकास एवं अवृद्धि के सिद्धांत एवं नियम। विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत एवं नियम। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम। निरंतरता के नियम में क्या होता है कि ये हमेशा इसका जो विकास होता है वो कंटिन्यू होता है। देखते हैं कि देखो अगर आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आज ये बालक, तो ऐसा तो नहीं है कि आज अगर 1 वर्ष का हुआ, जैसे ही उसने 2 वर्ष पर केक काटा तो एकदम उसमें कोई भी विकास या अवृद्धि का परिवर्तन होने लगा, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि बालक में धीमे 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 विकास होता रहता है। हाँ इतना जरूर होता है
कि कभी विकास की गति ज़्यादा होती है, वृद्धि की गति ज़्यादा होती है, और कभी अवृद्धि एवं विकास की गति कम होती है, लेकिन क्या होती है, निरंतर होती रहती है। ऐसा कभी देखा होगा कि बालक ने कभी कोई शब्द का उच्चारण कर दिया, अपनी माँ का नाम ले दिया, पापा बोल दिया, तो वहाँ पर क्या होता है, लेकिन ये नहीं कि अचानक एकदम बोल दिया, फिर उसके बाद लेकिन धीमे धीमे कभी उठना बैठेगा, कभी चलना करेगा, प्रत्येक दिन उसमें निरंतरता आती रहती है, उसकी अभिवृद्धि होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज आया कि जैसे ही केक कट रहा है, बच्चा शैशवावस्था का अंत हो रहा है मान लो, और जैसे ही शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंच रहा है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था में पहुंच रहा है, तो पता लगा कि एकदम अचानक परिवर्तन हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा कि उसमें प्रत्येक दिन, आज कल परसों, अगर बालक की लंबाई बढ़ेगी, बालक में चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है, बालक के भार में भी वृद्धि होगी, तो निरंतर धीमे 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 चलती रहती है। इसकी ये कौन सा नियम कहलाएगा? निरंतरता का नियम। इसके बाद देखते हैं हम लोग व्यक्तिगतता का नियम या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगतता का नियम या व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम में क्या है कि संसार में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जो दो जुड़वा भाई भी हैं अगर, तो अगर उनकी दो शकल एक जैसी है तो उनके विचार अलग होंगे, उनका कलर अलग होगा, या उनके गुण अलग हो सकते हैं। तो संसार में कोई भी दो प्राणी एक जैसे नहीं होते। आपने देखा होगा कि एक ही वातावरण में, एक ही परिवार में दो जन्मे बालक भी किसी की लंबाई, चौड़ाई, भार में परिवर्तन हो जाता है, उनके मानसिक विकास में परिवर्तन हो जाता है, उनका IQ लेवल भी अलग अलग हो जाता है। तो जैसे अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग दर से विकास होता है, अलग अलग दर से ही उनकी अभिवृद्धि ही होती है। किसी के जैसे दो बालक ये हैं, तो दो बालकों की जो अभिवृद्धि होगी, इसकी हो सकता है ये इसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है इसके भार में वृद्धि पहले हो जाए, तो अलग अलग हो सकता है ये इसका भाषाई विकास पहले हो जाए, हो सकता है इसका सामाजिक विकास पहले हो जाए। तो अलग अलग दर से अलग अलग होता है। देखा होगा किसी की लंबाई कम रह जाती है, कोई किसी लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो अलग अलग दर से अलग अलग व्यक्ति का हमेशा विकास होता है। तो इसे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। ठीक, अब देखते हैं समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। देखिए दोस्तों, समान प्रतिमान के नियम से मतलब है कि देखो, अगर आज के दिन ये एक मानव के व्यक्ति ने जन्म लिया या मानव के बच्चे ने जन्म लिया, उसी दिन एक हाथी के बच्चे ने जन्म लिया, और उसी ही दिन एक चूहे के बच्चे ने जन्म लिया, और उसी दिन एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया, तो यहाँ से जैसा जिसका प्रतिमान होगा उसी ही प्रकार से उसका विकास एवं अभिवृद्धि होगी। देखो, जैसे ही अगर एक वर्ष के बाद देखते हैं कि जैसे आज जन्म लिया, एक वर्ष के बाद इनमें क्या अभिवृद्धि और विकास होती है, तो एक मानव के बालक में मानव के प्रतिमान जैसा, किसके, मानव के प्रतिमान की तरह ही विकास एवं अभिवृद्धि होगी। हाथी के बालक में जिसे हाथी का प्रतिमान होगा तो हाथी की ही तरह उसका अभिवृद्धि एवं विकास होगा। चूहे के बालक में चूहे की तरह ही अभिवृद्धि विकास होगा, और गाय के बालक में गाय की ही तरह अभिवृद्धि एवं विकास होगा। तो दोस्तों, यहाँ समझ सकते हैं कि जैसा जिसका प्रतिमान है उसी प्रकार ही उसमें, उसी प्राणी में
अभिवृद्धि एवं विकास होगा। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो समान परिमार्जितता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में अर्जन करना कहते हैं, उसे मनोविज्ञान की भाषा में परिमार्जन करना कहते हैं, परिमार्जितता कहते हैं। अगर देखो, आपने देखा होगा कि जब कोई एक व्यक्ति जिम में जाता है, उसने जिम में जाकर बहुत सारी मेहनत करता है और मेहनत करके अपने वो बॉडी और सिक्स पैक बना लेगा, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अभिवृद्धि और जो विकास उसके अंदर जो हुआ है, वो उसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, तो वो या उसके चौड़ाई में, भार में वृद्धि हुई है, तो वो क्या की उसने अर्जित की हुई है। क्या की हुई है? अर्जित की हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ना सीख लेता है, अगर मान लो आप आज ये पढ़ रहे हो, तो आपको पूरी बाल विकास या बाल मनोविज्ञान आने लगेगी, जब आप सीटेट क्वालिफाई या अदर एग्जाम में क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपने ये जो विकास हुआ है आपका, तो क्या किया हुआ है? आपने अर्जित किया हुआ है। क्या किया हुआ है? अर्जित किया हुआ है। तो इसे कहते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत। जैसे आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं कि आपने देखा होगा कि चीन में लोगों के पैर इस प्रकार नुकीले होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो जो नुकीलेदार जो जूते होते हैं वो पहनते हैं, नुकीले जूते होते हैं वो पहनते हैं। तो उसी प्रकार उनका जो पैर का आकार होता है जूते की आकृति में ढल जाता है और पैर उनका नुकीला हो जाता है। तो ये जो पैर बनता है इनका कैसा किया हुआ है? अर्जित किया हुआ है। कैसा किया हुआ है? अर्जित किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को केयर करके अपने शरीर में जो परिवर्तन कर लेता है या कोई भाषाई मानसिक विकास में वृद्धि कर लेता है, वो क्या किया हुआ है? अर्जित किया हुआ है। तो इसे कहते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों इसे क्या कहेंगे? परिमार्जितता का सिद्धांत कहेंगे। अगला पढ़ते हैं, चक्राकार प्रकृति का नियम। देखो दोस्तों, चक्राकार प्रकृति के नियम से तात्पर्य यहां समझिए कि आपने एक देखा होगा कि व्यक्ति मान लो आज 1 वर्ष का, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, ये मानक है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि बालक में जैसे कभी देखो यहाँ पर विकास बालक में वृद्धि हो रही है और बालक में कभी एकदम अचानक परिवर्तन देखते हैं आप। उसने अचानक क्या हो गया, एक दिन बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है? अचानक जो परिवर्तन होता है उसी को फिर बालक में ऐसा नहीं परिवर्तन आज हुआ है तो बोलना शुरू कर दिया तो आज से वो पूरा बोलने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। 1-2 शब्द बोलेगा, फिर धीमे धीमे उसमें विकास होगा। फिर आपने देखा वो बालक चलने लगता है, अचानक किसी दिन खड़ा हो गया, तो एकदम अचानक थोड़ा सा परिवर्तन होता है। फिर बालक में वही विकास होने लगता है, फिर अचानक से थोड़ा सा परिवर्तन होता है, किसी भी समय होता है, वो हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे शैशवावस्था में। तो फिर उसके बाद बालक में फिर विकास होने लगता है, फिर से बालक में फिर कुछ दिनों के बाद फिर एक अचानक परिवर्तन होता है। उसके बाद फिर बालक में विकास अवृद्धि होने लगती है, फिर परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि चक्राकार प्रगति के नियम में कि बालक में पहले विकास होता रहता है, अचानक कोई परिवर्तन आता है, फिर अचानक फिर विकास होने लगता है, फिर अचानक कोई परिवर्तन आता है। तो इस नियम को देखते हुए एक हरलोक महोदया ने एक परिभाषा दी थी। हरलोक महोदया कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान है। घंटी की
आकृति के समान है। ये परिभाषा किसने दी थी? हरलोक महोदया ने दी थी कि मनुष्य का जीवन घंटी की आकृति के समान है। तो दोस्तों एक बार हम लोग फिर से देखते हैं निरंतरता के नियम में कि बालक या व्यक्ति में अभिवृद्धि एवं विकास निरंतर रूप से चलता रहता है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन हमेशा चलता रहेगा। व्यक्तिगत भिन्नता के नियम में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग तरीके से अभिवृद्धि एवं विकास होता है। संसार में कोई भी दो प्राणी एक समान नहीं होते, तो प्रत्येक व्यक्ति की विभिन्नताओं के अनुसार उनका अभिवृद्धि एवं विकास होता है। समान प्रतिमान का नियम, जैसा जिसका प्रतिमान होगा, मनुष्य का प्रतिमान के अनुसार मनुष्य का विकास होता है, हाथी के प्रतिमान के अनुसार हाथी का विकास होता है, और चूहे का प्रतिमान होगा तो चूहे का बच्चे का विकास चूहे के प्रतिमान के समान होगा। अब देखते हैं परिमार्जितता का सिद्धांत में देखते हैं अर्जित करना। अगर अर्जित किया हुआ विकास है, बालक अब विकास से अभिवृद्धि अर्जित भी की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपने गुणों में विकास करता है, अध्ययन करता है या जिम में जाकर मेहनत करता है, उसमें जाकर जो क्षमताओं में या उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो वो परिमार्जित की हुई होती है। चक्राकार प्रगति के नियम में कि कभी तेजी से बढ़ता है एकदम, फिर निरंतर गति से विकास होने लगता है, फिर अचानक तेजी आती है, फिर विकास होने लगता है, फिर तेजी आती है, फिर विकास होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे और अध्ययन करते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसमें क्या है कि देखो, जैसे आप देखते हैं कि जब बालक कोई भी भाषा सीखता है तो बालक में थोड़े थोड़े शब्दों का प्रयोग करता है, फिर वो धीमे धीमे जब बालक को शब्द समझ में आने लगते हैं तब उसका प्रभाव पूरी भाषा पर जाता है। जैसे आप देखते हो कि कभी कोई संगीत सीखता है, जैसे उसने गिटार चलाना सीखा, मान लो उसने गिटार आज चलाना बजाना सीखा, तो उसके बाद वो धीमे धीमे पहले उनके सुर को ताल को समझेगा, फिर जब उसमें विशिष्टता आ जाएगी तो संगीत में पूर्णतः प्रतिबद्ध होकर वो गिटार को बजा सकता है। लेकिन पहले उसमें क्या आएगा? सामान्य आएगा। जैसे बालक कभी कभी लेखन प्रणाली में या कुछ भी नया सीखता है बालक, तो उसमें पहले क्या आता है? सामान्य से सीखता है। क्या सीखता है? सामान्य सीखता है। जब सामान्य को पूरा कर लेता है तब उसके अंदर क्या आ जाती है? विशिष्टता आ जाती है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है या कंप्यूटर चलाना सीखता है, तो उसमें पहले क्या आता है? सामान्य तरीके से सीखेगा, चीज़ों को समझेगा, कुछ गलतियां भी करेगा, फिर क्या करता है? फिर उसके बाद वो उसमें विशिष्टता आ जाएगी, उसमें वो एक्सपर्ट भी हो जाएगा। तो सामान्य से विशिष्ट से की ओर ये आपका विकास जो अभिवृद्धि होती है, पहले सामान्य होती है, फिर क्या आती है? विशिष्टता आती है। यहाँ देखते हैं, और समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय के सिद्धांत में क्या है कि जैसे जब बालक शैशवावस्था या पूर्व शैशवावस्था में होता है तो आपने देखा होगा कि बालक गिर जाता है। गिरते समय वो अपने आप को बचा नहीं पाता है, बचाने के लिए वो कुछ भी प्रयास नहीं करता। तो जब जैसे ही उसके अंदर अभिवृद्धि एवं विकास होता है तो उसका या विशिष्टता भी समझ सकते हैं यहाँ से कि विशिष्टता भी आती है, तो वैसे ही वह उनको प्रयास करता है। या यहाँ समझते हो शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक समन्वय, शारीरिक व मानसिक समन्वय।
जैसे देखा होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में आपको कहाँ ब्रेक लेना है, तो मस्तिष्क ने कहा यहाँ ब्रेक लेना है, शरीर ने तुरंत कर दिया, वहाँ एक पल सोचना नहीं पड़ता है। तो शारीरिक व जो मानसिक समन्वय होता है, अगर देखा होगा कि बालक गिर रहा है या आप गिर रहे हैं, देखा होगा कि तो तुरंत अपने हाथों से बचाने का प्रयास करते हैं। तो उस वक्त ये तो सोचते नहीं कि नहीं अब हमें बचाना चाहिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। जैसे ही शरीर और मानसिक जैसे ही आपको समस्या होती है, शरीर वैसे ही इसको तुरंत वर्क करता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, समन्वय हो जाता है। तो ये क्या होता है, विकास और अभिवृद्धि, विकास के अंतर्गत आ जाता है। अब देखो इसमें देखते हैं मस्त बोधमुखी नियम। मस्त बोधमुखी नियम, मस्त बोधमुखी नियम। मस्त बोधमुखी नियम में कि देखो कि सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, अगर बालक में सर से पहले जो विकास होता है वो अपने सिर को संतुलन करता है, फिर आँखों पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर नियंत्रण करेगा, फिर उसके बाद अपने और शरीर करेगा, सबसे अंत में जाता है पैर पर, सबसे अंत में पैर। मतलब जो भी अंग सिर के पास में होगा उसका विकास सबसे पहले होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सिर से पैर की ओर चलता है, बालक में जब जो अंग सिर के पास में होगा उसका विकास पहले होगा और पैर का विकास सबसे बाद में होता है। तो सिर से पैर की ओर। यहाँ एक और देखते हैं, कोशिकाओं में वृद्धि। देखो या देख सकते हैं केंद्र से सिर की ओर, ये मस्त बोधमुखी अंतर्गत ही पढ़ सकते हो। केंद्र से सिर की ओर, सिरे की ओर, केंद्र से सिरे की ओर। देखो जैसे इसी बालक में ये हाथ है इसका, अब सबसे पहले इसका जो अभिवृद्धि विकास होगा ये केंद्र में होगा। सबसे पहले जो इसका अभिवृद्धि और विकास होगा ये केंद्र में होगा और उसके बाद ये सिरे में विकास होगा, सिरे पर। तो सबसे कह सकते हो कि सबसे पहले कोशिकाओं में वृद्धि होती है, फिर उसमें क्षमता भी बढ़ती है। तो जो भी जो अगर मान लो ये पैर है, पैर का सबसे पहले किसका विकास होगा, केंद्र का, उसके बाद ये क्या है, सिरे, तो उसके बाद क्या होता है, सिरे का विकास होता है। अब इसके बाद वाला दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरण एवं आनुवांशिकता का नियम। पर्यावरण एवं आनुवांशिकता का नियम, का नियम। इसमें देखो दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा कि दो बालक हैं और दो बालक एक ही माता पिता की संतान है, और एक क्या हुआ कि किसी कारणवश कहीं अलग पर्यावरण में चला गया और एक अलग पर्यावरण में चला गया। अगर देखा होगा कि बालक जैसे ही जनजातियों में चला, जैसे एक बालक जनजाति में रहता है और एक किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप जब इस बालक से मिलेंगे तो गालियाँ बकेगा और अन्य उसकी भाषाई विकास का जो भाषाई विकास होगा बहुत ही गंदा होगा, इसका भाषाई विकास बहुत अच्छा होगा। तो ये किस पर प्रभाव पड़ता है, ये पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। और आनुवांशिक की बात करते हैं कि देखा होगा जो IQ लेवल होता है, आनुवांशिकता पर भी फर्क पड़ता है। कभी कभी देखा होगा कि जिनके प्रतिभाशाली बालक हैं, जो माता पिता होते हैं उनके बालक भी प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण पर पड़ता है, ऐसे समझ सकते हो। वैसे जो कहा गया वो 50-50 कहा गया है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण का 80% प्रभाव पर्यावरण का पड़ता है और 20% आनुवांशिकता का पड़ता है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर पर्यावरण और आनुवांशिकता के नियम में समझ सकते हो कि जैसा पर्यावरण बालक को मिलेगा वैसा ही उसमें विकास होगा, वैसी ही उसमें अभिवृद्धि होगी। और आनुवांशिकता का प्रभाव भी लगभग 20% पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक किसका पड़ता है? पर्यावरण का पड़ता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण एवं आनुवांशिकता का विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन होंगे आपके पर्यावरण का, आनुवांशिकता का, पर्यावरण आनुवांशिकता दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण का पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत एवं नियम। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम लोग अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत। ठीक है दोस्तों, तो आगे के लिए आप लोग माउंटेन एकेडमी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेज में देखते रहिए वीडियो, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद। The Mac class is key to unlock the success Kali and Prakan Per.